अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेह जंग और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। प्यारे कैडेट्स, पहले लेक्चर की कुछ असाइनमेंट आपकी मौसूल हुई और कुछ असाइनमेंट मौसूल नहीं हुई। मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि ये होमवर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर कंप्लीट करना है। अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप कॉलेज आएंगे आपका ये होमवर्क, इसके ग्रेड्स दिए जाएंगे आपको। तो इस वजह से मैं आपको दोबारा ये बताता चलूं कि ये अपना होमवर्क साथ साथ आप कंप्लीट करते जाएं और ये रजिस्टर आपने लेकर वापस कॉलेज में आना है। प्यारे कैडेट्स, हम मूव करते हैं अपने लेक्चर के अंदर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर और स्केलर। उसके अलावा हम पढ़ेंगे पोजीशन, उसके अलावा पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या डिफरेंस है, ये चीजें पढ़ेंगे। तो प्यारे कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आप अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लें। जी तो प्यारे कैडेट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर ली होंगी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 के ऊपर हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस वेरियस क्वांटिटीज सच एज मैस, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स। कि फिज़िक्स के अंदर हम मुख्तलिफ मकदारों के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि मैस हो गया, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। वी डिवाइड दैम इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर। तो फिर हम इन क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक हिस्सा जिसको स्केलर और दूसरा हिस्सा हम वेक्टर का नाम देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये वो मिकदारें होती हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही किसी चीज़ को भी डिफ़ाइन किया जाता है। मैग्नीट्यूड से यहाँ पे मुराद ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ के साइज़, नुमेरिक वैल्यू, नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स नुमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड से मुराद ये होता है कि आप सिर्फ एक नंबर में उसकी वैल्यू बताते हो, जैसा कि 2.5 kg। जब आप वज़न की बात करते हो तो आप कहते हो 2.5 किलो। टाइम की बात करते हो तो आप कहते हो 40 सेकेंड। लेंथ की बात करोगे तो 1.8 मीटर। मीटर, सेकेंड, केजी, ये आपके पास यूनिट हैं क्वांटिटी के। जो क्वांटिटी आप बताना चाह रहे हैं, केजी बताता है कि ये वेट होगा, मैस होगा। सेकंड आपको बताता है कि ये टाइम होगा। मीटर आपको बताता है कि ये क्वांटिटी लेंथ की है। 1.8, 40 और 2.5 ये आपको बता रहे होते हैं कि आपके पास जो क्वांटिटी है ये इतनी, इसका इतना इतना मैग्नीट्यूड है, इतना इसका हुजम है, इतना साइज़ है। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर आर मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है वो हमने ऊपर भी पढ़ ली और यहाँ पे भी लिखी हुई है बॉक्स के अंदर कि स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर को सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी की तरफ। सबसे पहले आप वेक्टर क्वांटिटी देखें तो बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन है कि वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड नंबर तो होता ही होता है, लेकिन साथ उसके डायरेक्शन भी शामिल हो जाती है। डायरेक्शन से भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अब आप देखें तो आपके पास जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई है, वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। एग्जांपल ऑफ वेक्टर और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। अब वेक्टर क्वांटिटी में होता क्या है? इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर विदाउट डायरेक्शन। अगर आपके पास क्वांटिटी वेक्टर है और आप उसकी डायरेक्शन नहीं बताते तो वो चीज़ मीनिंगलेस हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो क्वांटिटी इनसफिशिएंट होती है। अब आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, आप एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस बता रहे हैं, लेकिन अगर आप लोकेशन नहीं बता रहे कि वो चीज़ किस तरफ है। मैं ये कहता रहा हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद का फासला इतना है, लेकिन अगर मैं ये ना बताऊं कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद किस तरफ है, डायरेक्शन क्या है, तो ये बात मुकम्मल नहीं होती जब तक मैं पूरी चीज़ ना बताऊं। तो ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर में हमारे पास सिर्फ नंबर से ही काम चल जाता है कि जी 2 kg, बात समझ आ गई, 2 किलो। डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि 2 किलो किस तरफ है। उसके बाद आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन का बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायरेक्शन, अब मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट में लाजमी है मेरे लिए कि मैं बताऊँ कि जी इतना डिस्टेंस, लेकिन इन नॉर्थ, इन साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मुझे साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं पेज नंबर 34 पे। पेज नंबर 34 के ऊपर हमारे पास जो टॉपिक है वो है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि हम वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अगर कहीं हम लिख रहे हैं और वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है तो हम किस तरह बता सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम किस तरह निशानदेही कर सकते हैं। अब आप देखें तो टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी सच एज FAD। स्केलर को वेक्टर से अलग करने के लिए एक तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप बोल्ड लेटर कहते हैं, कि आप लेटर को जहाँ पे क्वांटिटी है, अब F स्टैंड फॉर फोर्स, A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, D स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चूँकि वेक्टर क्वांटिटी हैं, अब जब ये आएंगी जहाँ पे भी हम लिख रहे होंगे तो उन्हें बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने का ये मतलब हुआ कि आम राइटिंग से थोड़ा मोटा करके लिख देंगे ताकि इजीली हमारे पास आइडेंटिफाई हो सके कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर हम एक बार लगा देते हैं या ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है अगर हम बोल्ड ना करें। दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो है ग्राफिकल मेथड। द फर्स्ट वन इज़ बोल्ड फेस लेटर, द सेकंड वन इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Graphically, a vector can be represented by a line segment with a arrowhead. ग्राफिक में ग्राफिकली आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो एक लाइन सेगमेंट और उसके ऊपर एक एरोहेड लगाते हो, जैसा कि आपको डायग्राम 2.14 के अंदर दिखा दिया गया है। द लाइन AB विद एरोहेड एट B रिप्रेजेंट अ वेक्टर V। एक क्वांटिटी वेलोसिटी V बताई गई है, अब इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक वेक्टर AB से। ए आपके पास टेल है, बी उसका हेड है और हेड वाली साइड पे एरो लगा दिया गया है जिससे आपको पता चल रहा है कि जो चीज़ ए से मूव कर रही है वो चलते हुए किधर जा रही है, बी की तरफ। द लेंथ ऑफ लाइन ए बी, अब ये लंबाई इस लेंथ की, इस वेक्टर की कितनी होगी, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, ये हमें बताती है कि वो कितनी बड़ी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर वेलोसिटी थोड़ी होगी तो ये लाइन हम छोटी बनाएंगे, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये काफ़ी बड़ा होगा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का सवाल था। उसके बाद आपके पास आ जाता है टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, के मूवमेंट के लिहाज से कौन सी मूवमेंट के साथ टर्म एसोसिएट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 35 पे आप आ जाएं तो आपके पास जो पहली टर्म है वो है पोजीशन। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। आप जब भी पोजीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की, किसी पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं। अब जब भी किसी चीज़ की लोकेशन बताई जाती है तो वो किसी रेफरेंस पॉइंट से बताई जाती है। रेफरेंस पॉइंट से क्या मुराद जी, यहाँ से फ़लाँ जगह उधर है। जब भी आप पोजीशन बताते हैं तो ऐसे ही बताते हैं कि यहाँ से नॉर्थ साइड पे है, यहाँ से इतने किलोमीटर साउथ है, यहाँ से इतने किलोमीटर ईस्ट या इतने किलोमीटर वेस्ट है। तो आप डायरेक्शन बताते हैं। तो पोजीशन बताते हुए आपके पास एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ पे आप खुद मौजूद होते हैं और एक वो साइड होती है जहाँ की आप पोजीशन या लोकेशन बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। मिसाल के तौर पे आप अपने स्कूल की पोजीशन बताना चाहते हैं अपने घर से। लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस, स्कूल को उसने एस से रिप्रेजेंट किया और होम को एच से। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस। तो एच एस एक स्ट्रेट लाइन खींच के उसने बता दिया कि जी यहाँ पे होम है और वहाँ पे मेरा स्कूल है। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ की पोजीशन बता सकते हैं एक लाइन ड्रा करके। एक पॉइंट उसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन जहाँ पे आप मौजूद हैं, और पोजीशन वो जगह होती है जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ की आप लोकेशन बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दो और क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जिनको हम नाम देते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस फासला होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता फासला ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, कम से कम फासला। अब हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। लेंथ, लंबाई, ऑफ पाथ, रास्ते की, बिटवीन कोई से दो पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट होता फासला ही है लेकिन ये शॉर्टेस्ट होता है, मतलब ये शॉर्टकट होता है। अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक आप गलियों में से घूमते लेफ़्ट राइट होते हुए कहीं जाएं और एक बिल्कुल सीधा चले जाएं उड़ के। अब जब रोड पे आप फासला
कवर करते हैं तो आपको रोड के साथ मोड़ काटने पड़ते हैं। जब आप हवाई सफ़र करते हैं तो मोड़ काटने की ज़रूरत नहीं होती, हवाई जहाज़ बिल्कुल सीधा जाता है। अब हम डायग्राम 2.17 देखते हैं तो इसमें डिस्टेंस देखें तो ए से लाइन गई ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, फिर ऊपर, तो कर्व्ड पाथ है डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट डी से उसने जो रिप्रेजेंट किया वो बिल्कुल सीधा ए से बी की तरफ, ये होता है जी डिस्प्लेसमेंट। अब जो क्वेश्चन आता होता है वो आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। प्यारे कैडेट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस का, उसमें आपने कंपैरिजन करना होता है। आपने दरमियान में एक लाइन खींचनी होती है और लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएट का सवाल किस तरह हल होता है, और मैंने एक इसी लिहाज से काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के अपने इसी चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आप वो देखना चाहें तो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि डिफ़ाइन से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो किस तरह स्टार्ट होता है, उसे किस तरह आप लिखते हैं, डिफरेंशिएट से होता है तो वो कैसे, तो वो एक डिटेल प्रेजेंटेशन मौजूद है। तो बात मैं कर रहा था, जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ जाए तो एक तरफ आप हेडिंग देंगे डिस्टेंस की, दूसरी उसके सामने दरमियान में लाइन खींचेंगे और अगली साइड पे डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ डिस्टेंस की डेफिनेशन, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट की। फिर डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। अब जो डिस्टेंस होता है इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें किलोमीटर्स बता दें, डायरेक्शन लाजमी नहीं है, कभी लेफ़्ट होती है कभी राइट होती है, एक एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बिल्कुल सीधी होती है, एरो लगा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये आप चीज़ें 3-4 बता सकते हैं। तो ये हमारा काम था आज का। उसके बाद अगर आप देखें तो साइड पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ये MCQs आ सकता है आपके पास, इसको आप याद रख सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। MCQs का नाम देके कि फाल्कन आपके पास जो उकाब होता है उसकी जो उड़ने की स्पीड है वो मैक्सिमम कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर को वो टच कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास प्यारे कैडेट्स पेज नंबर 32 के ऊपर एक मिनी एक्सरसाइज मौजूद थी जो कि हमने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ लिए थे लेकिन हमने छोड़ दी थी। उसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, बॉडी कब रेस्ट पे होती है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील ना कर रही हो तब वो रेस्ट पे कहलाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉडी दैट इज़ एट रेस्ट एंड इज़ इन मोशन एट द सेम टाइम। किसी ऐसी बॉडी की आप एग्जांपल दें जो रेस्ट पे भी है लेकिन साथ साथ मूव कर रही है। तो ये अगर आपको याद हो तो हमने जो बस वाली एग्जांपल पढ़ी थी कि बस में बैठा हुआ आदमी वो खुद ये समझता है कि वो रेस्ट पे है लेकिन वो रेस्ट पे होता नहीं है। किसके मुताबिक, उस ऑब्जर्वर के मुताबिक जो बस से बाहर खड़ा देख रहा है। जो बाहर खड़ा देख रहा है उसको ये लगेगा कि बस भी मूव कर रही है, उसके अंदर बैठा आदमी मूव कर रहा है। जबकि बस के अंदर बैठा आदमी दूसरे लोगों को देखता है और कहता है मैं तो इनके लिहाज से रेस्ट पे हूँ, मैं तो रुका हुआ हूँ। तो इसका आंसर जो है वो देखें, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। तो ये सारी वही डेफिनीशन, वही चीज़ जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बताया है मेंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप मेंशन करें कि ये जो नीचे हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स मोशन की दी गई हैं इनमें कौन सी मोशन हो रही है। अगर कोई गेंद बॉल वर्टिकली मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अब एक गेंद है वो बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है तो कौन सी मोशन होगी, तो सीधी लाइन में जो मोशन होती है वो लीनियर। अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, एक बच्चा स्लाइड से नीचे फिसल के आ रहा है तो वो भी एक सीधी लाइन में आ रहा है, लीनियर मोशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में एक प्लेयर कैसे जाता है तो वो सीधा तो नहीं जाता, कभी वो लेफ़्ट मूव करता है, कभी राइट, कभी बैकवर्ड, कभी फ्रंट। तो ऐसी मोशन को जो जिग जैग हो रही होती है वो रैंडम मोशन होती है। द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसे उड़ती है, कल आपको मैंने लेक्चर में जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था बटरफ्लाई दिखाई थी, जिग जैग मूव करती है, जिग जैग मोशन इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पे
एन एथलीट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक में एथलीट भाग रहा हो तो वो कौन सी मोशन होगी, तो नाम से जाहिर है सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर मोशन होगी। अ मोशन ऑफ व्हील, पहिया मूव कर रहा है तो पहिया एक एक्सिस के गिर्द मूव करता है, एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द मूव करता है। फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द जो मोशन होती है वो रोटेटरी मोशन होती है। और उसके बाद मोशन ऑफ अ क्रेडल, क्रेडल कहते हैं झूले को, झूला, तो झूला क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो हमने छोड़े थे, तो आप इनके आंसर आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। प्यारे कैडेट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आपने किस तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, जिसके लिए मैं आपको हेल्पिंग मटेरियल इसी वीडियो लेक्चर के अंदर दिखा दूंगा और असाइनमेंट के अंदर मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और आपने वही क्वेश्चन अच्छे तरीके से अपने रजिस्टर के ऊपर लिखने हैं। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपका ये होमवर्क ज़रूर चेक करूँगा और फिर इसकी ग्रेडिंग करूँगा। चलते हैं अब अपनी असाइनमेंट की तरफ। जी तो प्यारे कैडेट्स, अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। और असाइनमेंट में जो पेज आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताएं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ इट्स न्यूमेरिक वैल्यू विद अ सूटेबल यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड आपके पास एक नंबर होता है और नंबर के साथ एक यूनिट होता है। 40 इज़ अ नंबर एंड किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मैस। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आपके पास अगला सवाल होगा डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर की सबसे पहले डेफिनीशन, साथ एग्जांपल। हेडिंग बेशक आप दे दें एग्जांपल की, मैस, लेंथ, टाइम, वर्क। वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहले आप डेफिनीशन लिखेंगे और साथ इसकी एग्जांपल मौजूद है नीचे, वो एग्जांपल की हेडिंग दे के लिख देंगे। नेक्स्ट, और वेक्टर और स्केलर का जो क्वेश्चन है ये देख लें आप, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2.3 का ये 6th पार्ट बनता है। ये भी आपने साथ अपने रजिस्टर के ऊपर मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, लेकिन आपकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2.1010 वहाँ पे भी है। हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिम्बॉलिकली और ग्राफिकली। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको उसने बता दिया कि बोल्ड करके हम लिख देते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बता दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं आप। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2.1 होगी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2.3 का 3rd पार्ट है। अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने पहले डिस्टेंस लिखा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट लिखा। अगर आप चाहें तो आप कॉपी के अंदर एक साइड पे डिस्टेंस, दरमियान में लाइन लगा के दूसरी साइड पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। सबसे पहले उसने दोनों की डेफिनीशन लिखी, उसके बाद उसने बताया कि डिस्टेंस को डायरेक्शन ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट को ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय एस, दूसरा रिप्रेजेंटेड बाय डी है। फिर आपके पास क्वांटिटी कौन सी है, फिर मैयर कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने एक्सप्लेन कर दी हैं। डिफरेंशिएट का क्वेश्चन का बेस्ट जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप इनको अपोजिट लिखें, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने लिखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने अच्छे से कॉपी में लिखना है। जी तो प्यारे कैडेट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको होम असाइनमेंट समझ आ गई होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेके दिन 2 बजे तक। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मैं हेल्प हर तरीके से कर सकूं। प्यारे कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।